अब मेघा रणविजय के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अब वह यहाँ आ गई थी तो उसे अंदर तो जाना ही पड़ेगा। मेघा ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स करते हुए खुद से कहा, डर मत मेघा, कुछ नहीं होगा। अंदर जो बैठा है वह भी तो इंसान ही है। यह कहकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सबसे पहले मेघा ने अंदर की तरफ झांक कर देखा। वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उसे थोड़ी सी हैरानी हुई। वह सोचने लगी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तू भी ना खामोखा डर रही है। अब मेघा पूरी तरह से ऑफिस के अंदर आ चुकी थी। ऑफिस इतना खूबसूरत था कि मेघा उसकी खूबसूरती में खो गई। मेघा यह भी भूल गई कि वह यहाँ किस काम से आई थी, लेकिन किसी की नज़रें मेघा को घूर रही थी। मेघा आगे बढ़ी और टेबल के पास आ गई। अभी वह कुछ और सोच पाती, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और मेघा की कलाई को मरोड़कर एक ही झटके से उसकी कमर से लगा दिया। मेघा ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। मेघा रणविजय के बेहद करीब आ चुकी थी। रणविजय ने अपनी गहरी और ठंडी आवाज़ में मेघा से पूछा, कौन हो तुम और मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? रणविजय की अंधेरे से भी काली आंखों को देखकर ही उसके पसीने छूटने लगे। उसकी डर के मारे आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मेघा को चुप देखकर रणविजय को और भी गुस्सा आने लगा। रणविजय ने मेघा की कलाई को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। मेघा दर्द से छटपटाने लगी। मेघा की आंखें बंद थीं और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रणविजय मेघा का चेहरा बड़े ही ध्यान से देख रहा था। यह चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तभी रणविजय को याद आया कि वह वही कॉलेज वाली लड़की है जिसने रणविजय को प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने से रोका था। और यह याद आते ही रणविजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रणविजय ने पूछा, तुम मेरे ऑफिस में क्या करने आई हो? कहीं तुम मेरे किसी दुश्मन ने तो नहीं भेजा? दुश्मन का नाम सुनते ही मेघा ने अपनी आंखें खोली और वह रणविजय की तरफ देखने लगी। मेघा ने गुस्से में रणविजय से कहा, मेरा हाथ छोड़िए। रणविजय ने दांत चबाते हुए कहा, मेरे ऑफिस में खड़ी होकर मुझे ही ऑर्डर दे रही हो? शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मेघा ने चिढ़कर कहा, हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम एक बहुत ही बदतमीज़ और अकड़ू किस्म के इंसान हो, समझे? और अब मेरा हाथ छोड़ो। रणविजय ने गुस्से से कहा, और अगर ना छोड़ूं तो मैं चिल्लाकर पूरे ऑफिस को इकट्ठा कर लूंगी। रणविजय मेघा की इस बात को सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, कोशिश करके देख लो। मेघा जोर से चिल्लाई, कोई है, बचाओ मुझे। लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि रणविजय का ऑफिस साउंड प्रूफ था। मेघा यह बात समझ चुकी थी। कमरे का टेम्परेचर काफ़ी लो था, फिर भी मेघा के चेहरे पर पसीना आ गया। वह सोचने लगी और अपने आप में ही बोली, स्नेहा ने सच कहा था कि मेरा भाई बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी राक्षस के सामने खड़ी हूँ। मेघा के चेहरे पर धूप पड़ने की वजह से उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था और रणविजय ना चाहते हुए भी खुद को उसे देखने से नहीं रोक पा रहा था। जिस रणविजय के सामने किसी की आवाज़ तक नहीं निकलती थी, आज उस रणविजय को उसी के सामने किसी लड़की ने बदतमीज़ और अकड़ू कह दिया। रणविजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। रणविजय ने अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा मुझे बदतमीज बोलने की हिम्मत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक नाजुक सी लड़की हो। मेघा बिना डरे रणविजय की आंखों में देख रही थी। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? मैं तुम जैसे लोगों के मुंह लगना नहीं चाहती, समझे? और छोड़ो मुझे। अच्छा, तो तुम मुझ जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती? मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इतना बोलकर रणविजय ने मेघा के होठों को अपने मुंह में भर लिया। यह होते ही मेघा को एक झटका सा लगा। यह उसके साथ क्या हो रहा है? रणविजय उसे पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। रणविजय ने एक हाथ से मेघा की गर्दन के पीछे बालों को कसकर पकड़ा था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को कस रखा था। मेघा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणविजय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेघा रणविजय को हिला तक नहीं पा रही थी। रणविजय के हाथ मेघा के पूरे बदन पर फिसलने लगे। मेघा यह सब अच्छे से महसूस कर पा रही थी।
उसे रणविजय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेघा खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश करती, रणविजय उसे और उतना कसकर पकड़ लेता। मेघा को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन रणविजय को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जब मेघा की सांसें उखड़ने लगी, तब जाकर रणविजय ने उसे छोड़ा। मेघा वहीं रणविजय के सीने से लगकर गहरी सांस लेने लगी और रणविजय भी उसकी कमर को प्यार से सहलाने लगा। पता नहीं रणविजय मेघा के लिए इतना सॉफ्ट क्यों हो गया था। मेघा जब अपने सेंस में वापस आई, उसने रणविजय के दोनों कॉलर पकड़कर कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। रणविजय की आंखें लाल हो चुकी थी क्योंकि मेघा के हाथ रणविजय के गिरेबान पर थे। तभी अचानक से ऑफिस का डोर खुला और निखिल के साथ स्नेहा अंदर आई। उन दोनों ने जो नज़ारा देखा, यह देखकर दोनों ही चौंक गए। मेघा ने रणविजय की गिरेबान को पकड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को खाद जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। स्नेहा आगे आई और मेघा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, मेघा, यह तुम क्या कर रही हो? भाई है वह मेरे, तुम नहीं जानती इस राक्षस ने मेरे साथ क्या किया है। अपने भाई के बारे में ऐसी बात सुनकर स्नेहा का मुंह देखती रह गई। निखिल भी मेघा की तरफ हैरानी से देखने लगा। स्नेहा और निखिल दोनों ही अच्छे से जानते थे कि रणविजय कितना खतरनाक इंसान है और मेघा उसके सामने उसे राक्षस बोल रही थी। रणविजय कुछ कहता इससे पहले ही स्नेहा ने बात को संभालते हुए कहा, भाई आप नाराज मत होना, यह मेरी फ्रेंड है मेघा, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। वह हमारे कॉलेज का टूर जा रहा है तो इसीलिए मेघा आपसे परमिशन लेने आई थी। मैं इसे समझा दूंगी, मैं ट्रिप पर नहीं जा सकती। यह सुनते ही मेघा ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करते हुए बोली, तुम हमारे साथ चल रही हो और मैं देखती हूँ तुम्हें जाने से कौन रोकता है। यह कहते हुए उसने रणविजय की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। रणविजय भी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वह बोला, स्नेहा कहीं नहीं जाएगी, अगर उसे जाना ही है तो वह पूरी फैमिली के साथ जाएगी। रणविजय की बात सुनकर मेघा अपनी नीली आंखों से उसे घूर कर देखने लगी। अच्छा, वैसे तो आप काफ़ी मॉडर्न दिखते हो, लेकिन सोच तुम्हारी एकदम थर्ड क्लास है। यह सुनकर रणविजय के हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। तभी निखिल ने स्नेहा से इशारों में मेघा को बाहर ले जाने के लिए कहा और स्नेहा मेघा को खींचते हुए बाहर ले गई। बाहर जाते हुए मेघा जोर जोर से चिल्ला रही थी, देखती हूँ कौन रोकता है स्नेहा को ट्रिप पर जाने से। ऑफिस के सभी लोग यह नज़ारा देखकर हैरान थे। निखिल ने रणविजय को शांत करते हुए कहा, बॉस आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। रणविजय गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आखिर समझती क्या है खुद को। निखिल ने बाहर आकर स्नेहा और मेघा को समझाकर वहां से भेज दिया। मेघा तो बहुत खुश थी। वहाँ तीनों एक साथ ट्रिप पर जो जा रही थी। तीनों ने वहाँ पर खूब एंजॉय किया। उसके बाद तीनों अपने अपने घर लौट आए। फिर एक दिन अचानक स्नेहा ने अपने घर पर अपनी जान देने की कोशिश की। स्नेहा ने अपनी कलाइयों की नस को काट लिया था। जब काफ़ी देर तक स्नेहा अपने रूम से बाहर नहीं आई तो स्नेहा की माँ उसे रूम में देखने पहुंची। रूम अंदर से लॉक था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन स्नेहा का कोई जवाब न पाकर वह घबरा गई और उन्होंने नौकरों को बुलाकर दरवाज़ा तुड़वाया तो देखा कि सामने स्नेहा बेड पर पड़ी थी और उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था। मोहिनी जी यह सब देखकर चीख पड़ी और जल्दी से स्नेहा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी नब्ज बहुत ही धीमी चल रही थी। डॉक्टर ने उनसे कहा कि 24 घंटे तक वह स्नेहा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्नेहा का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। रणविजय को जैसे ही यह बात पता चली, वह तुरंत अस्पताल पहुंच गया और उसने देखा कि डॉक्टर की पूरी टीम स्नेहा का ट्रीटमेंट करने में लगी हुई थी। रणविजय सीधा इमरजेंसी में घुस गया और उसने डॉक्टर को कॉलर से पकड़ते हुए कहा, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, 24 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते, प्लीज़ आप बाहर जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर निखिल रणविजय को बाहर ले आया। रणविजय ने निखिल से कहा, पता लगाओ स्नेहा ने ऐसा क्यों किया। तभी रणविजय का छोटा भाई राहुल रणविजय के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रणविजय ने राहुल को कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, स्नेहा को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा का फ़ोन रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए राहुल ने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है भाई, स्नेहा ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अगर वह हमें बता देती तो यह नौबत कभी नहीं आती।
रणविजय हैरानी से राहुल की तरफ देख रहा था। राहुल ने फ़ोन को ऑन किया और उस पर एक वीडियो चलने लगी, जिसे देखकर रणविजय का खून खौल उठा। उसने वह फ़ोन वहीं सामने दीवार पर दे मारा। जिसने भी यह किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रणविजय ने निखिल की तरफ देखा। निखिल ने हाँ में अपने सर को हिलाया और वहाँ से चला गया। निखिल ने अपने सभी आदमियों को काम पर लगा दिया। उन्होंने स्नेहा के फ़ोन की सारी डिटेल्स निकाल ली। उन्हें पता चला कि यह वीडियो तब बनाया गया था जब स्नेहा राजस्थान घूमने गई थी। स्नेहा के वॉशरूम में कैमरा लगाकर नहाते समय यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद स्नेहा को धमकी भरे मैसेज आने लगे। यह जो कोई भी था स्नेहा के कॉलेज का ही था, लेकिन स्नेहा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जिस नंबर से यह वीडियो सेंड किया गया था, जब इसका पता चला तो निखिल हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि रणविजय को यह बात बताई या नहीं। जो भी हो, वह रणविजय से छुपा भी नहीं सकता था। उसने तुरंत रणविजय को कॉल किया और उसे सारी बात बताते हुए कहा, बॉस, मुझे लगता है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ है। आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिएगा। निखिल ने जो बताया उसे सुनकर रणविजय का खून खौलने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। रणविजय तेज कदमों के साथ अस्पताल से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब रणविजय की गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। 2 घंटे का सफर तय करके रणविजय की गाड़ी एक गांव में एक छोटे से कस्बे के सामने जाकर रुकी। रणविजय तुरंत बाहर निकला और उस घर की तरफ बढ़ने लगा। रणविजय के साथ उसके बॉडीगार्ड भी थे। सभी के हाथों में बंदूकें थीं। इन लोगों को देखकर गांव में हलचल होने लगी। तभी रणविजय ने एक लकड़ी के दरवाजे पर जोर की लात मारी, जिससे दरवाजा एक ही बारी में टूटकर अलग हो गया। रणविजय अंदर आ गया। सामने मेघा की माँ मेघा के लिए खाना लेकर जा रही थी। वह खाने की थाली को मेघा के सामने रखती, उससे पहले ही रणविजय ने उस थाली को दूर फेंक दिया। अचानक से यह सब देखकर मेघा और उसकी माँ दोनों डर गए। मेघा ने देखा उसके सामने रणविजय खड़ा था, जो बेहद गुस्से में था। मेघा कुछ कहती उससे पहले ही रणविजय ने मेघा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक ले आया। उसके पीछे मेघा की माँ चीखती हुई दौड़ रही थी, लेकिन रणविजय ने किसी की परवाह किए बिना मेघा को गाड़ी के अंदर धकेल दिया। पूरा गांव खड़ा होकर यह नज़ारा देख रहा था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो रणविजय को रोक सके। मेघा खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रणविजय की ताकत के सामने वह कहाँ टिकती। रणविजय ने मेघा के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। ये होते ही मेघा बेहोश हो गई और फिर रणविजय ने मेघा को पीछे सीट पर धक्का दे दिया और फिर खुद भी बैठ गया। कुछ ही मिनट में सारी गाड़ियां हवा से बातें करती हुई गांव से बाहर निकल गईं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो गया। मेघा की माँ काफ़ी दूर तक गाड़ियों के पीछे भागी, लेकिन वह भी थक कर एक जगह नीचे गिर गई। गाँव के लोगों ने उन्हें सहारा देकर उठाया। कोई नहीं जानता था कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और मेघा को अपने साथ क्यों ले गए। मेघा की माँ सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल था। मेघा के पिता रामेश्वर दयाल को जैसे ही यह पता चला, वह फौरन अपने घर आ गए। सुमित्रा रामेश्वर दयाल जी से लिपट कर रोने लगी और बोली, वे हमारी बच्ची को ले गए, कैसे भी करके मेरी बच्ची को वापस ले आइए। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। वह इंसान बहुत ही खतरनाक है। मैंने देखा था उसकी आंखों में मेघा के लिए कितनी नफरत थी। वह मेरी बच्ची को मार डालेगा। कुछ कीजिए, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। सुमित्रा जी लगातार रोए जा रही थी। मेघा को याद करते करते वह बेहोश हो गई। रामेश्वर दयाल और गांव के सरपंच लोगों को इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन गए और वहां पर उन्होंने सारी बात इंस्पेक्टर को बताई। इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस सबके पीछे कौन हो सकता है? सरपंच जी ने कहा, रामेश्वर दयाल और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत भले आदमी हैं और उनकी बिटिया भी बहुत प्यारी है। इन लोगों की किसी से भी दुश्मनी नहीं है। आप पता लगाइए। मेघा हमारे गाँव की बेटी है। रामेश्वर दयाल जी के साथ साथ वह पूरी गाँव की इज्जत का सवाल है। इंस्पेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही उनकी बेटी को ढूंढ लेंगे।